हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 7th चैप्टर, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो शहरी इलाके होते हैं उनमें रखरखाव कैसे होता है, तमाम तरह के काम कैसे किए जाते हैं और वहाँ का प्रशासन कैसे काम करता है। तो ये जो शहर होते हैं, शहर बहुत बड़े इलाकों में फैले होते हैं और ऐसे शहरों में फिर बहुत सारे लोग रहते हैं। कई शहरों की आबादी हजारों में होती है, कई शहरों की आबादी लाखों में होती है। सोचिए कि लाखों लोग एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं। तो जब लाखों लोग एक साथ एक जगह पे रहते हैं तो वो लोग वहां रह पाएं, सस्टेन कर पाएं, अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कई तरह के काम लगातार करते रहने पड़ेंगे उस शहर में, तभी वो लोग वहां सस्टेन कर पाएंगे। और ये काम अगर नहीं किए गए तो वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वहां पे शहर जीने लायक नहीं बचेंगे। तो ऐसे जो कई तरह के काम जो आपको करने पड़ते हैं कि शहर सस्टेन कर सके, पहले ऐसे कामों को देखते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई शहर है, वहां इतने सारे मकान हैं, तो आपको बीच बीच में रोड्स बनानी पड़ेंगी, गलियां बनानी पड़ेंगी। तो रोड्स बनाने का एक काम है। इसके बाद सिर्फ बनाने का नहीं, मेंटेन करने का भी काम है, क्योंकि रोड्स टूटते हैं तो आपको उनकी मरम्मत भी करनी है। इन रोड्स के ऊपर आपको लाइट्स लगानी है कि रात के टाइम शहर पूरा अंधेरा ना हो जाए। इसके बाद जितने भी चौराहे हैं या फिर खास खास जगह, वहां आपको साइन बोर्ड्स भी लगाने हैं। तो ऐसे साइन बोर्ड्स लगाने का भी काम है। इसके बाद अब जब शहर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतने सारे मकान हैं, तो हर मकान पे आपको पानी भी पहुंचाना है। तो पूरे शहर की वाटर सप्लाई देखना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। अब इसके बाद जब आपने इन घरों में पानी पहुंचा दिया तो पानी इस्तेमाल होगा और इन घरों से फिर गंदा पानी निकलेगा। इसके अलावा घरों से जो उनके वॉशरूम्स की गंदगी है वो भी निकलेगी। तो ऐसी गंदगी को एक साथ लाना, तमाम नालियां बना के कि वो गंदगी फिर एक बड़े नाले में आए और फिर उस गंदगी को शहर के बाहर ले जाना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। तो ये जो ड्रेनेज हो गया, यानी कि गंदा पानी का क्या करना है, और जो सीवर्स का काम हो गया, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। इसके बाद जहाँ पे शहर में इतने लाखों लोग रहेंगे वहाँ बहुत गंदगी निकलेगी, तो उस गंदगी को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना, एक जगह पे लाना, फिर उसको शहर के बाहर ले जाके किसी डंपिंग ग्राउंड में डालना, ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। तो जितने भी लोग हैं, इनका गार्बेज कलेक्शन का काम भी एक बहुत ज़रूरी काम है। इसके अलावा शहर में टाइम टाइम पे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना, दवाइयों का छिड़काव करना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई महामारियां ना फैलें। अब इसके बाद शहर में जहां लाखों लोग रहेंगे तो वहां शहर में हर तबके के लोग रहेंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत अमीर हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो मिडिल क्लास के हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो गरीब तबके से आते हैं। अब अगर इन गरीबों की बात करी जाए तो गरीब तबके के लोग जो शहर में रहते हैं, दरअसल ये वो लोग हैं जो शहर को चलाते हैं। किस सेंस में आपको बता रहा हूँ। सुबह 6-7 बजे जब आप आंखें मलते हुए चले जाते हैं किसी दुकान में और कहते हैं 2 पैकेट दूध दे दो, तो वो 2 पैकेट दूध सुबह 6 बजे वहाँ है, बिल्कुल फ्रेश ठंडा। इसके लिए कोई आदमी सुबह 3 बजे उठा होगा, उसने उस दूध की क्रेट को लेके कहाँ कहाँ गया होगा, दुकानों में रखा होगा, तब जाके सुबह 6 बजे आपको अपने दरवाजे पे दूध मिलता है। आपका अखबार जो आदमी फेंकता है, आपके जो कपड़े धोता है, जो लोग कपड़े प्रेस करते हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं ये सब गरीब तबके से आते हैं। ये अमीरों के घरों में काम करने वाले जो नौकर नौकरानियां होते हैं, ये सब उस गरीब तबके से आते हैं। इन लोगों की मेहनत से शहर चलते हैं या शहर चल पाते हैं। रोज सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जिनकी चाबियां खो जाती हैं, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि कोई ऐसे आदमी की जो डुप्लीकेट चाबियां बना दे। तो सोचिए शहर में ऐसे कई लोग हैं जिनका पेशा है, ये प्रोफेशन है कि वो डुप्लीकेट चाबियां बनाते हैं, और एक दिन में कितने ग्राहक उनको मिल जाते होंगे और कितना ही पैसा दे देते होंगे। तो उनका वो पेशा है, ज़िंदगी भर से करते आए, और वो शहर चलने के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन वो आदमी गरीब रह जाएगा। तो ऐसे जो गरीब तबके के लोग होते हैं, इनकी मेहनत से शहर चल पाते हैं। तो अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला पॉइंट जो है वो ये है कि अब जब शहर में इतने तमाम तरह के लोग हैं तो बच्चे भी होंगे उनके।
तो अमीरों के भी बच्चे होंगे, मिडिल क्लासेस के भी बच्चे होंगे, गरीबों के भी बच्चे होंगे। तो अब एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देश आगे बढ़ पाए, देश मजबूत हो पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। जो अभी चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एजुकेशन इसी वजह से है। तो इसलिए एजुकेशन सबको चाहिए, लेकिन एजुकेशन आपको खरीदनी पड़ेगी। देश आगे बढ़े इसके लिए एजुकेशन चाहिए, लेकिन एजुकेशन आपको खरीदनी है। तो अमीर लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज देंगे, मिडिल क्लास के बच्चे कैसे ना कैसे करके कुछ जुगाड़ कर लेंगे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसा भी काम है कि आपको शहर में ऐसे स्कूल चलाते रहने हैं, ढंग से चलाते रहने, सिर्फ चलाने नहीं है, कायदे से चलाने हैं, जहां गरीब तबके के बच्चे पढ़ सके और कायदे से पढ़ सके। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि यार तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती है कि तुम गरीब परिवार में पैदा हुए, तो तुम जाओ गरीब ही रहो, तुम्हारे बच्चे भी गरीब रहे, तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी है। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि आप कह तो दोगे कि यार तुम गरीब हो, तुम जानो अपनी जिंदगी, तुम गरीब रह जाओ, तुम जियो मरो, तुम्हारी जिंदगी है। लेकिन जो बच्चे हैं वो भी उस देश के भविष्य में शामिल है। और अगर आप गरीब तबके की अगर आबादी देखिए, अगर उस आबादी को कंपेयर करिए मिडिल क्लास तबके से या हायर क्लास तबके से, तो उनकी आबादी ज़्यादा है, तो देश का भविष्य उनके हाथ में ज़्यादा है। तो कहने को तो आप कह सकते हो तुम अपना अपना देखो, लेकिन ऐसे नहीं चलता। तो ऐसे स्कूल्स बनाने पड़ेंगे आपको, और इसी तरीके से यही लॉजिक लगता है कि आपको ऐसे हॉस्पिटल्स भी बनाने पड़ेंगे जहां उस गरीब तबके का इलाज हो सके, उन बच्चों का भी इलाज हो सके, उनको सही से न्यूट्रिशन मिले, ये सब तमाम तरह की चीज़ें। इसके बाद इसी तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे क्रीमेटोरियम्स, यानी कि अब जहां इतने सारे लोग रहेंगे वहां पे लोग मरेंगे भी, हर कोई मरता है, तो जो मरेंगे ऐसे शमशान घाट, ऐसे कब्रिस्तानों को रख रखाव भी आपको करना है। इसके बाद आपको गार्डन्स भी बनाने हैं, जगह जगह पे ऐसे पार्क, गार्डन्स। इसके अलावा आपको नाइट शेल्टर्स बनाने का भी काम करना है। नाइट शेल्टर क्या, यानी कि जो रहन बसेरे होते हैं, क्योंकि हर साल में दो ऐसे मौसम होते हैं, बारिश और सर्दी, जहां ये इंसान की ज़रूरत है कि उसे एक चार दीवारी मिले, ऊपर एक छत मिले, कि वो सुकून से जी पाए। और अगर ये उसे नहीं मिलता तो क्या पता उसकी तबीयत खराब हो जाए, क्या पता वो मर जाए। और हर साल हर शहर में सर्दियों में और बारिश में ऐसे न जाने कितने लोग मर जाते हैं। तो कोई आदमी मरता है तो वो सिर्फ आदमी मरता, आपने देखा कि वो गरीब मर गया, लेकिन जो अपने बच्चे छोड़ गया उनका क्या, वो भी देश का भविष्य है। वो बच्चे कल को क्राइम करेंगे, फिर आप कहेंगे कि नहीं यार समाज अच्छा नहीं है, दुनिया अच्छा नहीं है, हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, ये समाज बेहतर क्यों नहीं हो रहा। ऐसे नहीं चलता है। तो नाइट शेल्टर्स बनाना, ये सब तमाम तरह के काम है। ये कुछ काम हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो ऐसे तमाम तरह के काम आपको करते रहना पड़ेगा। आपको लगातार रोड्स बनानी है, वाटर सप्लाई में जहाँ गड़बड़ी हुई आपको सही करनी है, सफाई नहीं हो रही है तो नाले जाम होंगे, बारिश होगी तो बाढ़ आने लगेगी शहर में, तो उनकी सफाई लगातार ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत तमाम तरह के काम हैं। इन कामों को कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार यानी कि अब सरकार के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली से चलती है, दूसरा लेवल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि कोई भी शहर है, मान लीजिए ये कोई भी शहर है, तो ये शहर जिस भी राज्य में पड़ेगा उस राज्य के लेवल पे सरकार। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट, तो ये जैसे शहर है तो इस शहर के लेवल पे एक सरकार बनाई जाएगी, लोकल गवर्नमेंट, और वो सरकार, छोटे लेवल की सरकार, इस शहर के ये तमाम तरह के काम करेगी। और ये जो लोकल गवर्नमेंट शहरों के लेवल पे बनाई जाती है, इसे कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, या अगर आप हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे नगर पालिका। और जो बड़े शहर होते हैं जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे शहरों में इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये कॉरपोरेशंस के जैसे फिर काम करते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा बजट आता है, इनके पास जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है कि वो ये तमाम तरह के काम करे। अब सवाल उठता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसका तरीका ये है कि मान लीजिए ये शहर है, इस शहर को सबसे पहले डिवाइड किया जाता है अलग अलग हिस्सों में। ये अलग अलग पार्ट्स हो गए इस शहर के। अब एक पार्ट को कहा जाता है वार्ड,
तो इस तरीके से जैसे ये पहला वार्ड हो गया, ये दूसरा वार्ड हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरीके से वार्ड बन जाते हैं। तो शहर को हमने डिवाइड किया वार्ड्स में। अब होता क्या है, अब होता है म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं। और इन इलेक्शंस में जितनी भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ये अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से इस वार्ड का प्रत्याशी ये आदमी है, दूसरी पार्टी की तरफ से दूसरा प्रत्याशी। ऐसे कई सारे लोग खड़े होते हैं। कुछ लोग निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, वो अपने दम पे खड़े हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हर वार्ड से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव होता है और एक आदमी जीतता है। अब जिस भी वार्ड से जो आदमी जीत कर आता है उसे कहते हैं वार्ड काउंसिलर, यानी कि पार्षद उसे कहते हैं। तो जैसे ये एक वार्ड है, इस वार्ड से ये आदमी जीत कर आया है, तो ये आदमी कहलाएगा वार्ड काउंसिलर, या हिंदी में कहेंगे तो पार्षद। और इस आदमी की जिम्मेदारी है कि इसके वार्ड में, यानी कि ये जो पूरा इलाका इसका है, इसके एरिया में जितने भी काम करने हैं उनको सुनिश्चित करना इस आदमी की जिम्मेदारी होगी। और इस इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं, जिनके घर हैं, उनके तमाम तरह के काम में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अपने वार्ड के इस पार्षद को संपर्क करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, आप इस चीज़ को सही करवाइए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। हर वार्ड से वार्ड काउंसिलर या पार्षद चुने जाते हैं। अब मान लीजिए शहर में कोई बहुत बड़ा काम होना है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नाला बहता हुआ आ रहा है और शहर के बीच से होता हुआ जा रहा है, और इस नाले की आपको सफाई करवानी है। तो ये नाला कई सारे वार्ड से होता हुआ जा रहा है, तो किस तरीके से काम किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी या इसका फैसला सिर्फ कोई एक वार्ड काउंसिलर नहीं कर सकता। ऐसा एक ग्रुप या कमेटी बनाई जाएगी अलग अलग जगह पे वार्ड काउंसिलर्स की। ये कमिटीज डिसाइड करती हैं कि काम कैसे होगा। तो वार्ड काउंसिलर्स से बनती हैं वार्ड कमिटीज, और ये जो तमाम अलग अलग तरह के काम किए जाने हैं, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, कहीं रोड बनने का काम होना है, कहीं पानी का काम होना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना काम, जैसे पानी की सप्लाई का दिक्कत है तो वो जल निगम में जाएगा। और ये वार्ड काउंसिलर्स और ये वार्ड कमिटीज बेसिकली ये करती हैं डिसाइड कि काम क्या होना चाहिए, और उस काम का बजट पास करती हैं, यानी कि कितना बजट या कितना पैसा लगेगा इस काम में, और इस बजट को मांगती हैं फिर राज्य सरकारों से। वो राज्य सरकार फिर अलॉट करती है। अब जैसे मान लीजिए कहीं की वाटर सप्लाई, कहीं की पाइपलाइन टूट गई है, तो वार्ड काउंसिलर को बताया जाएगा कि यहाँ की पाइपलाइन टूट गई है, तो वो ऐसे वार्ड कमिटीज में या ये पेश करेगा कि यहाँ पे इस चीज़ को करने का हमें पैसा चाहिए, और ये बजट पास करवाएगा। लेकिन ये वार्ड काउंसिलर खुद से जाके किसी ठेकेदार को रखे, फिर मजदूर को रखे और वो काम करवाए, ऐसा नहीं होता है। इनका काम सिर्फ इतना है कि ये बता दें कि यहाँ पे ये काम होना है और इतना पैसा लगना है। काम करने की जिम्मेदारी जो है वो जिन लोगों की है उन्हें कहा जाता है वार्ड कमिश्नर। ये जो वार्ड कमिश्नर्स होते हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को, ये जो डिसाइड करते हैं, इनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना। यानी कि इनके पास ये जिम्मेदारी है कि दरअसल ये ठेकेदारों को रखें अपने अंडर, उनके अंदर फिर तमाम लेबर मजदूर हों, तमाम तरह के काम किए जाएं। इम्प्लीमेंटेशन इनका काम है कि पैसा मिल गया है, अब काम आपको करवाना है। तो बेसिकली ये सिस्टम होता है। और ये जो वार्ड काउंसिलर होते हैं, ये तो हमने देखा ये चुनाव से चुन कर आते हैं, तो ये एक तरीके से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के। लेकिन ये जो वार्ड कमिश्नर्स होते हैं ये अपॉइंटेड होते हैं, ये प्रॉपर ऑफिशियल्स होते हैं जो कोई एग्जाम क्रैक करके आए हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे तो उनको फिर यहाँ पे वार्ड कमिश्नर बना दिया गया। इस तरीके से सरकार की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं। और एक और खास चीज़, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे मैंने आपको बताया अलग अलग राजनीतिक पार्टियाँ अपने प्रत्याशी खड़े करती हैं, तो यहाँ राजनीति इन्वॉल्व होती है। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कहीं किसी एक राजनीतिक पार्टी के कुछ पार्षद हैं, कुछ पार्षद दूसरी राजनीतिक पार्टी के हैं, कुछ पार्षद तीसरी राजनीतिक पार्टी के हैं, तो जब कोई काम किया जाता है तो आपस में ऐसे क्लैशेस भी होते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर ये जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि ये शहर में इतने काम करवा सकें, क्योंकि काम करवाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस लोकल गवर्नमेंट या सरकार का हिस्सा है। तो सरकार और देश का रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूं कि ये है सरकार और ये रहा देश। और जब मैं कहता हूं देश, तो देश का मतलब ये पहाड़, ये मिट्टी, ये नदियां नहीं होता है। ये पहाड़, मिट्टी, नदियां हमारी पूरी अर्थ में है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है? अगर सिर्फ पहाड़, मिट्टी, नदियां, समंदर हमारा देश है तो फिर तो पूरी अर्थ हमारी है। तो देश इन पहाड़, नदियां, मिट्टी से नहीं, इंसानों से बनता है। तो देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग। और ये मिट्टी, पहाड़, नदियां देश के मिट्टी, देश का पहाड़ और देश की नदियां हैं, वो देश नहीं है। देश वो लोग हैं जो उस मिट्टी में रहते हैं, वहाँ खेती किसानी करके अनाज उगाते हैं, उन नदियों का पानी पीते हैं और उन पहाड़ों को देखते हैं। तो ये रही सरकार, ये रहा देश या देश के लोग। तो सरकार तमाम तरह के सर्विसेज देती है देश के लोगों के लिए। ये सब काम किए जा सकें, इसी वजह से सरकार बनाई जाती है। और सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो देश के लोग टैक्स देते हैं सरकार को। इस टैक्स के पैसे से देश की सरकार चलती है। अब जब ये लफ्ज आता है टैक्स, तो टैक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमारे देश का जो समाज है, और हमारे देश का समाज नहीं, पूरे दुनिया और हर देश की बात कर रहा हूं, जितना भी समाज है वो बेसिकली 4 हिस्सों में टूटा है। जो सबसे पहला हिस्सा है वो है अल्ट्रा रिच पीपल का, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं। ये बहुत कम है तादाद में, लेकिन इनके पास बेशुमार पैसा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका का एग्जाम्पल देखिए। अमेरिका की जमीन को अगर डिवाइड किया जाए पैसे के लिहाज से, तो सिर्फ कुछ लोग होंगे जिनके पास बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा अमेरिका का, और जबकि ज्यादातर आबादी सिर्फ एक छोटे से जगह में सीमित हो जाएगी। और मोर और लेस यही हाल हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में भी अगर आप पैसे के लिहाज से जमीन डिवाइड कर दें तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक छोटे से हिस्से में ही रह पाएंगे। तो सबसे पहला हिस्सा है ऐसे जो बहुत अमीर अल्ट्रा रिच लोग हैं। जो दूसरा तबका है वो है रिच क्लासेस का, यानी कि जो अमीर लोग हैं। इसके बाद तीसरा तबका जो है वो है मिडिल क्लासेस का। आबादी में ये लोग मिडिल क्लास थोड़ी और ज्यादा है। इसके बाद जो चौथा तबका है वो है गरीब लोगों का, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा आबादी इन लोगों की है। तो अब सारे जितने भी लोग हैं, टैक्स पूरे लोगों से आता है। और कैसे आता है ये मैं आपको बताता हूं। जो अमीर लोग हैं इनके प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, इनके जो कॉरपोरेशंस हैं उन पे टैक्स लगता है, ये जो कुछ भी कमाते हैं इनकी इनकम पे टैक्स लगता है, वेल्थ गेन टैक्स लगता है, ऐसे कई सारे टैक्स लगते हैं। जो मिडिल क्लास है इनके पास भी जितनी प्रॉपर्टी हो या लैंड हो इन पे टैक्स लगता है, इनकी इनकम पे टैक्स लगता है। इसके बाद जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों पे प्रॉपर्टी या लैंड या फिर ये सब चीजें नहीं है कि वो ये वाले टैक्स दे पाए, वो इतना कमाते भी नहीं है कि वो इनकम टैक्स दे पाए। तो गरीब लोग देते हैं सेल्स टैक्स। और ये जितनी भी आबादी है, ये पूरी की पूरी आबादी सेल्स टैक्स जरूर देती है। और सेल्स टैक्स किस तरीके से देती है आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई रिक्शे वाला है, वो 400 रुपए कमाता है दिन का, और शाम में वापस आता है, 400 रुपए में 200 रुपए उस आदमी को देता है जिसका रिक्शा है और जिसका रिक्शा उसने किराए पे लिया है, तो उसको 200 रुपए बचता है। तो वो रिक्शे वाला जब 200 रुपए लेकर घर जाता है तो वो उस पैसे का तेल खरीदता है, अनाज खरीदता है, जो भी उसे आटा, दाल, चावल जो भी चाहिए हो। इसके बाद खा पी के वो शराब पीता है। और इस बीच मान लीजिए उसका बेटा आता है और कहता है कि मुझे बिस्किट चाहिए, नमकीन चाहिए, और वो 10 रुपए बिस्किट के लिए दे देता है अपने बच्चे को कि बिस्किट खा ले या नमकीन खा ले, कुछ भी ऐसा, और 200 रुपए इस तरीके से वो खर्च करता है। तो वो जो तेल खरीद रहा है उसमें भी वो टैक्स दे रहा है, जो अनाज खरीद रहा है उसमें भी टैक्स दे रहा है, जो शराब पी रहा है उसमें भी टैक्स दे रहा है। उसके बच्चे ने जो 10 रुपए का बिस्किट खरीदा है उस 10 रुपए में भी टैक्स जुड़ा है जो सरकार को चला जाएगा।
तो वो भले ही 200 रुपए कमाता है, अपनी कमाई के लिहाज से देखा जाए तो उसने अपनी कमाई के लिहाज का टैक्स दे दिया, उसको मालूम नहीं चला लेकिन टैक्स गया। वो अपने घर जाएगा, वो टिकट खरीदेगा ट्रेन का, बस का, वहां पे भी टैक्स लगेगा, कुछ भी आप काम करोगे टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से टैक्स पूरी आबादी देती है। और जब हम लोग टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स इंसान और सरकारों की बात कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता हूं। क्लास 6 के लेवल पे थोड़ा सा हायर लेवल है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए बस यूं ही कि ये जो अल्ट्रा रिच क्लास है, जो सबसे ज्यादा अमीर तबका है, ये जबकि एक बार को टैक्स नहीं देते। गरीब आदमी टैक्स देने से बच नहीं सकता है, मिडिल क्लास आदमी टैक्स देने से बच नहीं सकता है, लेकिन ये जो सबसे अमीर तबका है ये टैक्स देने से बच जाता है। और जितना टैक्स इनको कायदे से देना चाहिए उतना टैक्स बहुत सारे लोग उससे बहुत कम टैक्स देते हैं, टैक्स बचा ले जाते हैं। और कैसे बचा ले जाते हैं वो इस तरीके से कि आपको बताता हूं, टैक्स कलेक्ट करने की ताकत किसके पास है और टैक्स की जरूरत किसको है? सरकार को। तो ये सरकार का काम है कि वो लोगों से टैक्स ले, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अब होता क्या है, सरकार किसकी बनती है? सरकार बनती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी राजनीतिक पार्टी की ही सरकार बनती है। और कौन सी राजनीतिक पार्टी की? जो राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतती है उसी पार्टी की सरकार बनेगी। कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। आपके जितने प्रत्याशी खड़े होंगे आपको उनके बैनर्स, होल्डिंग्स बनवाने पड़ेंगे और बड़ी बड़ी जगहों में लगवाने पड़ेंगे, जहां का एक दिन का किराया लाखों लाखों रुपए है। आपको अपने बैनर्स, होल्डिंग्स लगवाने पड़ेंगे। आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा कि आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं में बांटो कि वो कार्यकर्ता काम कर सके, उनको तमाम तरह की फैसिलिटीज दे सको। इसके बाद आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा अखबारों को कि वो अखबार आपके पार्टी की, आपके नेताओं की तारीफें करते रहें, उनकी गलतियों को छिपाते रहें। आपको बहुत सारा पैसा ये टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स को देना पड़ेगा कि वो आपकी हमेशा तारीफें करते रहें। तो इस वजह से बहुत सारा पैसा लगता है किसी भी चुनाव को लड़ने में, और चुनाव को जीतने में तो और भी ज़्यादा पैसा। तो ये जो अल्ट्रा रिच क्लास के लोग हैं, और सिर्फ हमारे देश या किसी देश की बात नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ, हर देश में ऐसा होता है। तो ये अल्ट्रा रिच क्लास के लोग हैं, इनको जितना टैक्स कायदे से देना चाहिए उसका थोड़ा सा हिस्सा ये लोग फनल आउट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और वो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीत जाती हैं तो सरकार बना लेती हैं। और सरकार बनने के बाद सरकार में कौन लोग होते हैं? इंसान। इंसान अपने आप में इतना घटिया जीव है, और इंसान ऊपर से नेता। तो सोचिए क्या होता है। तो ये सरकारें फिर ऐसे जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, इनका बेल आउट पैकेजेस इनको दे देती हैं या इनका कर्ज माफ कर देती हैं। और ऐसी खबरें कोई छपती भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं देता। आम इंसान इधर उधर की चीज़ों में देखते रहते हैं, ऐसी खबरें कोई समझ भी नहीं पाता एक्चुअली। और जो मीडिया वाले हैं वो समझाने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि हर इंसान अपनी काबिलियत या अपने इनकम के मुताबिक टैक्स देता है सरकार को, और टैक्स देने से बच नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी ये काबिलियत बढ़ने लगती है कि आप टैक्स बचा सकें। बड़े बिजनेसमैन टैक्स अपना बचा लेते हैं, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सरकार से टैक्स क्या बचाएंगे वो फैसला करते हैं कि सरकार में वो आदमी बैठेगा जो मेरा टैक्स छोड़ दे। तो अब आपको अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा खासा आइडिया हो चुका होगा। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं ये चैप्टर। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इसी चीज़ को अब इंग्लिश में लिखा हुआ देखते हैं आपके कोर्स की बुक्स में। तो सबसे पहले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि शहरों में तमाम तरह के काम कौन से होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वार्ड कमिटीज, वार्ड काउंसलर्स और वार्ड कमिश्नर्स के बारे में। फिर हम देखेंगे इतने काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन होता है इनकी वजह से। उसके बाद फिर मैं अपना एक एक्स्ट्रा स्पेशल दूंगा प्रोटेस्ट का, और इसके बाद फिर हम एक छोटी सी प्रोटेस्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स की बुक्स में है, और फिर हम सूरत शहर के म्युनिसिपैलिटी के बारे में जानेंगे। और पार्ट 1 जो मैंने वीडियो बनाया है वो यहाँ तक होगा।
ये चीजें एक्स्ट्रा सेकंड पार्ट में आएंगी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अ सिटी। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। तो कोई भी शहर जो होता है वो किसी गांव के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट होता है, यानी कि बहुत बड़े इलाके में इसका फैलाव होता है। इट हैज क्राउडेड मार्केट्स, मेनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, ट्रैफिक कंट्रोल, गार्डन्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो किसी भी शहर में बहुत ज्यादा क्राउडेड यानी कि भीड़ भाड़, तो बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले बाजार होते हैं, बहुत सारी बसें चलती हैं, कोई एक बस स्टैंड भी होता है, बहुत गाड़ियां चलती हैं। इसके बाद वाटर, पानी और बिजली की फैसिलिटीज दी जाती हैं। वहाँ पानी के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लाइट्स होती हैं। इसके अलावा गार्डन्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। All these things in a city are managed by a big organization called the municipal corporation। और किसी भी शहर में ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, इनको मैनेज करने का काम, इनके रख रखाव करने का काम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जिसे कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या हिंदी में कहें तो नगर पालिका। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, it has the responsibility to take care of street lights, garbage collection, water supply, signboards to inform people, keeping the streets and markets clean, etc. It also runs schools, hospitals, dispensaries, also makes gardens and maintains them। तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिका है, इसकी ये जिम्मेदारी है कि तमाम स्ट्रीट लाइट्स सही तरीके से चलें, गार्बेज कलेक्शन हो, कूड़ा कचरा सही तरीके से उठाया जाए, डिस्पोज किया जाए, वाटर सप्लाई यानी कि किस तरीके से पानी पहुंचाया जाएगा, साइन बोर्ड्स। इसके बाद ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ स्कूल चलें, हॉस्पिटल्स चलें, डिस्पेंसरीज चलें। डिस्पेंसरीज यानी कि ऐसी जगह जहाँ से दवाइयाँ दी जाती हैं। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी कि वो ऐसी दवा खाने खोले जहाँ सस्ती दवाई मिले। इसके बाद तमाम तरह के गार्डन्स बनाने की जिम्मेदारी और उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that diseases do not break out in the city. In big cities it is called municipal corporation and in a small towns it is called municipal council। ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, इसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि इंश्योर करे यानी कि सुनिश्चित करे कि जो बीमारियां हैं वो ना फैले किसी भी शहर में। ब्रेकआउट का मतलब फैलना। और बड़े शहरों में इस चीज को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, यानी कि महानगर पालिका, और छोटे शहरों में से म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। नगर पालिका होता है लेकिन आमतौर पे इसको भी सेग्रीगेट करने के लिए होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल नगर पालिका और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महानगर पालिका। The important decisions like where a park or new hospital should go is usually made by the ward councillors and ward committees। और जो important फैसले हैं या बड़े फैसले हैं कि जैसे कोई पार्क बनना है तो कहाँ बनाया जाएगा, या कोई हॉस्पिटल बनना है तो कहाँ बनाया जाएगा, इस चीज़ के फैसले जितने भी वार्ड काउंसिलर्स होते हैं या पार्षद होते हैं या वार्ड कम्युनिटीज होती हैं या ऐसे पार्षदों की जो कमिटीज होती हैं, ये मिल के फैसला लेते हैं। अब जरा देखते हैं वार्ड कमिटीज के बारे में। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसिलर्स गेट इलेक्टेड। तो कोई भी शहर, जैसे कोई भी शहर है, इसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग हिस्सों में और हर हिस्से को कहा जाता है वार्ड। तो वार्ड से चुने जाते हैं वार्ड काउंसिलर्स या पार्षद, और ये इलेक्टेड होते हैं यानी कि चुने जाते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय अ ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। और ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड या जटिल मुद्दे होते हैं जिनसे पूरे शहर में इफेक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे फैसले ये ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स लेते हैं और ये कमिटीज बनाई जाती हैं, और ये कमिटीज ये डिसाइड करती हैं कि क्या काम किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा। डिबेट चलता है कि बेहतर तरीका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बस स्टैंड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लीन्ड मोर रेगुलरली, और अ ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एक्सेट्रा। अब बड़े फैसले, जैसे कि मान लीजिए किसी बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, ये बहुत बड़े इलाके में बस स्टैंड बनते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, तो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, इसमें सबकी राय सहमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो बहुत भीड़ भाड़ वाले जो बाजार हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, उनको किस तरीके से उनका गार्बेज क्लीन करना है रेगुलर बेसिस पे, लगातार हमेशा वहाँ साफ सफाई होती रहे। इसके बाद कोई बहुत बड़ा नाला है, शहर के बीचों बीच से होके गुजर रहा है, उसकी क्लीनिंग या सफाई करनी है,
तो ऐसे जो बड़े फैसले हैं इनके लिए कमिटीज बनाई जाती हैं, ये कमिटीज फैसला करती हैं। इट इज दीज कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। और ऐसे जो कमिटीज हैं ये अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं, जैसे पानी का काम, कचड़े का काम, स्ट्रीट लाइट्स का काम, तो अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं अलग अलग कामों के लिए। When the problems are within a ward, the people can contact their councillors. For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. और किसी भी वार्ड के अंदर, within a ward, किसी वार्ड के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग, जो आम जनता है, वो किसे कांटेक्ट करेंगे? उस वार्ड के जो काउंसलर या पार्षद हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं बिजली के खंभों में बहुत सारी ऐसे डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स लटक रही हैं जिससे किसी को भी खतरा हो सकता है, तो लोग किसके पास जाएंगे कि वो आराम से ये काम किया जा सके, कि आप एक बार बोल दो और वो आदमी काम करवा दे। आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आप चक्कर मारते रहिए, छानते रहिए, आप कहते रहिए, काम हो ना हो। तो ये अगर आप अपने वार्ड काउंसलर के पास चले जाएंगे तो वो बहुत आराम से आपको टच में ला सकता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, और फिर आपका काम आसानी से हो सकता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया वार्ड काउंसलर्स या पार्षदों के बारे में, उनसे बनने वाली वार्ड कमिटीज के बारे में। अब डिस्कस करते हैं वार्ड कमिश्नर्स, यानी कि वार्ड आयुक्त इनको कहते हैं, इनके बारे में। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and administrative staff implement these decisions. अब जो काउंसलर या पार्षद होते हैं और इन पार्षदों की जो कमिटीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि काम क्या किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, बजट डिसाइड करना, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने का काम, इसको प्रॉपर लागू करने का काम होता है कमिश्नर का, और कमिश्नर के साथ रहने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका, कि ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उस चीज़ को लागू करते हैं कि वो काम किया जाए। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड व्हाइल द काउंसलर्स आर इलेक्टेड। और ये जो कमिश्नर यानी कि जो आयुक्त हैं और इनका जो स्टाफ है, इनको अपॉइंट किया जाता है, इनकी नियुक्ति होती है। और जबकि जो काउंसलर्स होते हैं या जो पार्षद होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं, इनको लोग चुनाव से चुनते हैं। अब जरा देखते हैं कि ये जो वार्ड कमिटीज होती हैं इनका काम करने का तरीका कैसे होता है। फॉर डिसीजन मेकिंग द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई टू एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। तो कोई भी काम किस तरीके से किया जाएगा, इसका डिसीजन मेकिंग या इस चीज का फैसला कि काम कैसे होगा, और उस काम के लिए बजट डिसाइड करना और बजट पास कराना, ये सब काम करने के लिए जितने भी वार्ड काउंसलर्स होते हैं ये मिलते हैं और मिल के डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। और इस दौरान जितने भी वार्ड काउंसलर्स या पार्षद हैं ये अपनी अपनी मांग बताते हैं कि हमारे एरिया में ये दिक्कतें हैं और हमें ये सही करना है, इसके लिए हमें इतना इतना पैसा अपने वार्ड के लिए चाहिए। तो इन वार्ड काउंसलर्स या पार्षदों की जिम्मेदारी है कि वो एक कोशिश करें और ये सुनिश्चित करें कि उनके वार्ड की जितनी भी डिमांड्स हैं या जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी मांगे हैं लोगों की, उन मांगों को सामने रखें उन कमिटीज़ के, और पूरी कोशिश करें कि उतना बजट ले कि वो काम किया जा सके। तो ये जिम्मेदारी होती है इन वार्ड काउंसलर्स की कि उनके वार्ड की डिमांड्स को प्लेस किया जाता है पूरे काउंसिल के आगे। These decisions are then implemented by administrative staff. अब कौन कौन से काम किए जाएंगे, उनका कितना पैसा लगेगा, ये डिसाइड हो गया। इस काम को दरअसल में करवाना ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंडर, यानी कि जो वार्ड कमिश्नर और उनका जो स्टाफ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी काम करेगा उन कामों को करने के लिए पैसा कहां से आएगा। Providing and running so many services requires a lot of money. The municipal corporation collects this in different ways. A tax is a sum of money that people pay to the government for the services the government provides. तो इतने सारे फैसिलिटीज देने के लिए और जारी रखने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये पैसा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये अलग अलग तरीकों से कमाते हैं। अब
टैक्स, ये जो वर्ड होता है, ये टैक्स बेसिकली होता है वो पैसा जो आम जनता देती है अपनी सरकार को, उन सर्विसेज के बदले जिन सर्विसेज को सरकार प्रोवाइड करती है इन देश के लोगों को। People who own homes have to pay property tax as well as taxes for water and other services. अब जैसे जिन लोगों के अपने निजी मकान हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है कि आपके पास एक संपत्ति है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आप पानी इस्तेमाल करेंगे या आप जितने अदर सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपके बिजली के बिल में भी सरकार के टैक्स का परसेंट डिसाइडेड है, तो ऐसे आप कुछ भी करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स however forms only 25% of the money that a municipal corporation earns. There are also taxes for education and other amenities. If you own a hotel or shop then you have to pay tax on this as well. तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जितना भी टैक्स आता है उसका सिर्फ 25% हिस्सा बनाता है। बाकी जितना पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमाती है वो अलग अलग टैक्सेस से कमाती है। जैसे एजुकेशन के लिए टैक्स लगता है, इसके बाद आपको अगर कोई होटल खोलते हैं या कोई दुकान खोलते हैं तो इसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद आप जो कुछ भी कमाते हैं उसमें टैक्स देंगे। हर इंसान पेट्रोल का इस्तेमाल करेगा, पेट्रोल में भी टैक्स जुड़ा होता है सरकारों का। शराब पिएंगे आप, उसमें भी टैक्स जुड़ा होगा। कोई भी चीज सामान खरीदेंगे, चाहे खाने पीने का, चाहे कपड़े, चाहे कुछ भी आप खरीदेंगे, टैक्स उसमें जुड़ा है। आपको पता नहीं है, आपने टैक्स दे रहे हो हर सेकेंड। इसके बाद आप कहीं पे भी जाएंगे, आप टिकट खरीदेंगे, उसमें टैक्स जुड़ा होगा। तो हर तरीके से हर चीज में टैक्स होता है। तो इस तरीके से हर इंसान सरकार को टैक्स देता रहता है। While the rich people account for property tax, a much wider population pays more general taxes. तो जो अमीर तबका है वो ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और जो मच वाइडर पॉपुलेशन यानी कि जो आम जनता है, वाइडर पॉपुलेशन और मच वाइडर पॉपुलेशन यानी कि इनकी जनसंख्या इन अमीरों से कहीं ज़्यादा है, तो ऐसे लोग बाकी जनरल टैक्सेस देते हैं। और ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ कि हर इंसान अपनी काबिलियत या अपने इनकम के मुताबिक टैक्स देता है सरकार को और टैक्स देने से बच नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे आप अमीर होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी ये काबिलियत बढ़ने लगती है कि आप टैक्स बचा सकें। बड़े बिजनेसमैन टैक्स अपना बचा लेते हैं। जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सरकार से टैक्स क्या बचाएंगे वो फैसला करते हैं कि सरकार में वो आदमी बैठेगा जो मेरा टैक्स छोड़ दे। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में, इनका हल्का सा आइडिया देता हूँ। तो इतने तमाम तरह के काम किए जाने शहर में, तो इतने काम करने के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे, इंसानों को काम करना पड़ेगा। तो अब काम करना किसे है? काम करना है सरकार को। लेकिन सरकार क्या है? सरकार एक इमेजिन्ड रियलिटी है, काल्पनिक हकीकत है लेकिन कल्पना में है। सरकार जैसा कोई इंसान नहीं होता है, सरकार बस एक सिस्टम है। हमारे ख्याल में एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम को सरकार कहते हैं। तो सरकार काम करेगी तो कोई इंसान आके नहीं काम करेगा, उसके लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे जो लोग तमाम तरह के काम करें। अब ये काम करने वाले जो लोग हैं, जितने भी सफाई करेंगे, जितने भी हर तरह के काम करेंगे, इन लोगों को जब आप सरकार रखेगी काम करने के लिए तो इसे एक तरीके से जॉब समझा जाएगा, यानी कि नौकरी समझी जाएगी। और क्योंकि सरकार ये नौकरी दे रही है तो इस नौकरी को गवर्नमेंट जॉब कहा जाएगा। तो अब हमारा देश जब बना था, जब हम एक सभ्यता से एक देश में कन्वर्ट हुए थे, तो वो देश कैसा होगा? तो इसके लिए जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ये कल्पना करी थी कि हमारा देश ऐसा होगा कि वहाँ गरीब से गरीब आदमी को भी इतना सरकार मदद करेगी ऊपर उठने में कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। हर तबके का आदमी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, चाहे किसी धर्म से आता हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे किसी भी जात का हो, हर किसी को सरकार मदद करेगी कि वो उठ सके, मजबूत हो सके। तो इस वजह से उन्होंने तमाम तरह के प्रावधान लाए थे। तो ऐसे ही प्रावधानों में एक प्रावधान ये था कि सरकार नौकरियां देगी, क्योंकि काम करने के लोग चाहिए तो नौकरियां सरकार देगी और
सरकार नौकरी जब देगी तो कायदे के अच्छे तरीके से अच्छे टर्म्स में देगी, लोगों का उत्पीड़न या शोषण नहीं करेगी। तो सरकार जो नौकरियां देगी उसके बारे में कहा गया कि ये नौकरियां जो है ये परमानेंट होंगी, कि काम चाहे महीने पूरे साल भर में 6 महीने का हो, लेकिन आप किसी को नौकरी पे रख रहे हो तो साल भर की तनख्वाह दोगे उसे परमानेंट जॉब कहते हैं। तो परमानेंट जॉब होगी। इसके बाद आपको सही तरीके से उसका पेमेंट करना है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसका उत्पीड़न करें। आप जब उसे नौकरी पे रखेंगे तो उसके भी हक और अधिकार हैं, आपको उसे टाइम टाइम पे छुट्टियां देनी है। अगर उसकी किसी की तबीयत खराब हो गई तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो फिर तुम्हें आना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। इंसान है, तबीयत खराब होगी, आपको छुट्टी देना पड़ेगा। आपको टाइम टाइम पे उसकी पेमेंट बढ़ानी पड़ेगी, भले कम बढ़ाएं लेकिन बढ़ाते रहना पड़ेगा। और सरकार जब नौकरी देती है तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है या एक जिम्मेदारी होती है कि ये आदमी सरकार का काम कर रहा था, तो अगर आदमी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम उसका इलाज कराएंगे। तो ऐसे कई सारे प्रावधान होते हैं कि सरकार इस तरीके से अपने देश के लोगों को काम देगी, उनको ऊपर बढ़ने में, मजबूत होने में मदद करेगी और उनका शोषण होने से बचाएगी। और यही बेसिकली बेस था कि हमारा देश बनेगा तो इतना अच्छा देश होगा। जब अंग्रेजों का ज़माना था तो लोगों का उत्पीड़न था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, इसी वजह से आज़ादी की लड़ाई हुई थी कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ऐसा देश बने कि कायदे का हो वो देश। तो अब इतने तमाम तरह के प्रावधान हैं। तो अब होता क्या है कि अब जब सरकार बनती है तो सरकार में इंसान, मैं बता ही चुका हूँ, इंसान घटिया जीव, ऊपर से नेता या फिर वो जब प्रशासन में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा ये चीज़ कि पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी आदमी जब नेता बनता है तो नेता कब बनेगा, मतलब या जो भी चुनाव जीत के, तो उसे किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट लेना पड़ेगा कि इस जगह से इस राजनीतिक पार्टी ने इस आदमी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उसे बहुत सारा पैसा उस पार्टी को देना पड़ेगा कि मुझे आप टिकट दीजिए कि मैं आपकी पार्टी से इस क्षेत्र में लड़ूं। तो बहुत सारा पैसा वो आदमी उस पार्टी को देगा। इसके बाद अगर उसे कहीं ट्रांसफ़र लेना है, कहीं किसी दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए उसे प्रशासन में पैसा देना पड़ेगा बहुत सारा। तो जब वो आदमी इस पावर वाली पोजीशन में आएगा तो सबसे पहले कोशिश ये करेगा कि जितना पैसा मैंने दिया है उसका कम से कम 10 गुना पैसा मैं निकाल लूँ, इतना 10 गुना पैसा मैं बचा लूँ, अपने लिए भी, अपनी आने वाली 10 पुश्तों के लिए भी इतनी पैसा संपत्ति में बना के जाऊँ। तो इस वजह से हर आदमी अपनी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है और ये इंसान की फितरत। इन चीज़ों से बचने के लिए, पैसा बचाने के लिए लोग क्या करने लगे, मतलब इस सरकार के लोग क्या करने लगे हैं, ये ऐसे काम जो होते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं प्राइवेट कंपनियों को, यानी कि निजी कंपनियों को। तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम इन निजी कंपनियों को बोल देंगे कि ये काम करना है और हम पैसा दे देंगे, अब ये निजी कंपनियां जाने की कैसे काम करवाती हैं। तो अब होता क्या है कि अब सरकार की जिम्मेदारी से ये लोग चले गए, अब ये प्राइवेट कंपनीज की जिम्मेदारी है और ये प्राइवेट कंपनीज कुछ भी करें। और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं इनका मोटिव, सरकार का मोटिव तो ये होता है कि देश बेहतर हो। प्राइवेट कंपनीज का मोटिव, सबसे पहला मोटिव ये होता है कि उन्हें प्रॉफिट बनाना है और इसी वजह से कंपनी बनी है कि उन्हें पैसा और कमाना है। तो ऐसे प्राइवेट कंपनीज में जब ये काम करने वाले लोग जाते हैं, इनको काम करने के लिए लोग उठाते हैं ये लोग, तो बहुत कम पैसा देते हैं, वेरी लो पे, और परमानेंट नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं। तुम जैसे साल के 12 महीनों में से 8 महीने काम है तो 8 महीने इंसान को बुलाएंगे, 8 महीने की तनख्वाह देंगे, 4 महीने नहीं काम है तो तनख्वाह नहीं देंगे, परमानेंट नहीं करेंगे और कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ऐसे ऐसे भी केसेस होते हैं। इसके बाद इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, किसी आदमी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो इस तरीके से फाइनली होता यह है कि जितने भी लोग ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर काम करने को मजबूर हैं, क्योंकि गरीब है, काम इनको चाहिए पैसे के लिए, तो वो कुछ भी कहेगा आपको मानना पड़ेगा।
तो ऐसे लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, उन्हें कम पैसे में रखा जाता है, पूरा काम करवाया जाता है। जैसे ही कहते हैं कि हमारा पैसा बढ़ा दीजिए, काम नहीं चल रहा है, वैसे इनको कह देते हैं अगर पैसा तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो नौकरी छोड़ दो। तो मजबूरन उन्हें उतने ही कम पैसे में नौकरी करते रहनी पड़ती है, न जाने कब नौकरी छूट जाए। तो ये ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन एक पार्ट है ऐसे प्राइवेट बिजनेसेस या कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इस चीज को अब लैंग्वेज में देखते हैं आपकी बुक्स में क्या लिखा है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन। In order to save money, the commissioners of several municipalities across the country have hired private contractors to collect and process garbage. This is called subcontracting. तो अब पैसा बचाने के लिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह की नगर पालिकाओं में हुआ क्या है कि जो कमिश्नर है, जो आयुक्त लोग हैं, इन्होंने ऐसे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है। इनको काम पे रख लेते हैं ये लोग, इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अलग अलग काम हो सकते हैं, जैसे कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गार्बेज, की कचरा इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दे दिया एक प्राइवेट कंपनी को। अब उसका काम है वो जाने। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि सरकार जब अपना काम प्राइवेट हाथों में दे दे कि आप जानो, आप ये काम करो, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी अब यहाँ से खत्म। तो इस चीज को कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग, आप अपना काम किसी और को दे रहे हो। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर्स इज नाउ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो इसका सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है कि पहले जो काम सरकार कर रही थी या सरकार के वर्कर कर रहे थे, सरकार ने वर्कर्स को रखा था, अब ये सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए। वो सारा काम एक प्राइवेट कंपनी संभालती है। These contract workers get paid less and their jobs are temporary. Collecting garbage is also a quite dangerous job and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of if they are injured while working. तो अब ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, इनको सबसे पहले पैसा बहुत कम मिलता है और इनकी जॉब टेम्परेरी होती है। हमेशा इनको डर सताता रहता है कि कब जो इनके बॉस है इनको नौकरी से निकाल दे और इनका घर परिवार कैसे चलेगा फिर। तो इस वजह से मजबूर है कि कितना भी गंदा काम इनको पकड़ाया जाए ये करेंगे, इनको कोई फैसिलिटीज़ ना दी जाए फिर भी ये करेंगे, इनको पैसा ना दिया जाए तब भी ये करेंगे, क्योंकि नौकरी करनी है, घर चलाना है, इनको मजबूरी है इनकी। और ऐसे जो अलग अलग तरह के काम होते हैं, जैसे गार्बेज इकट्ठा करना, गार्बेज का डिस्पोजल, ये सब काफ़ी डेंजरस काम होते हैं और ऐसे काम करने के लिए कायदे से सेफ्टी मेजर्स मिलने चाहिए लोगों को। कई ऐसे लोग होते हैं जो गटर साफ करने के लिए ये सीवर लाइंस में उतरते हैं और ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है उस पूरे प्रोसेस में। तो कायदे से उनको सेफ्टी मेजर्स मिलने चाहिए। और ऐसे जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगे हैं, कि ये जो हमारे देश इतना गरीब देश है कि हम अपने उन लोगों को ये सेफ्टी मेजर्स नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन बात वही प्रायोरिटीज़ की वाली बात होती है कि अमीर आदमी जिस दिन मरता है उस चीज़ को प्रॉब्लम माना जाता है, गरीब आदमी जब मरता है तो वो बस एक छोटी सी खबर होती है, उसे प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं उनको कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं मिलते हैं, वो जिए चाहे मरे। वही बात है कि गरीब है, तुम्हारी दिक्कत है, तुम गरीब हो, तुम्हारे बच्चे गरीब हो, तुम्हारी ज़िंदगी तुम जानो, वो वाली बात है यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को सेफ्टी मेजर्स नहीं मिलते हैं और कई बार जब ये इंजर्ड होते हैं तो कोई इनका ध्यान नहीं रखता है। जब इनकी मौत होती तब भी कोई ध्यान नहीं रखता, इंजर्ड वाली क्या बात है। तो खैर ये सब जो चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना और अपनी जिम्मेदारी सरकार जो नहीं लेती है, प्राइवेट हाथों में दे देती है, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ये भी एक तरीके का मॉडर्न स्लेवरी है। जैसे पहले के टाइम में गुलामी की प्रथा चलती थी कि गुलामों के पास कोई अधिकार नहीं होते थे, आज के टाइम में गुलामी वाली प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अब गुलामी इस तरीके से होती है कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें अपना घर पालना है, तो मजबूरी है कि तुम्हें कुछ काम ढूंढना है। मेरे पास काम है तो मैं कम पैसे में रखूंगा तुम्हें मजबूरन वैसे ही काम करना पड़ेगा। जैसे तुम कहोगे पैसा बढ़ा दो, नौकरी से निकाल दूंगा, तो तुम मजबूर हो मेरी हर बात मानने के लिए। ये मॉडर्न स्लेवरी है। तो अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए किसी को जब उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होता है। तो इस सवाल का जवाब हम देखेंगे इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में। तो ये था क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के 7th चैप्टर का पहला पार्ट। चलिए फिर, थैंक यू।